9। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से जो है वो इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। ओके, ये इस क्वेश्चन के नीचे रिक्वायरमेंट्स जो है वो गिवन है और इन्होंने ये कहा है कि आपको ये अकाउंट्स बनाने हैं और इसके अलावा अच्छा, इन्होंने रिक्वायरमेंट में यहाँ पर शायद ये नहीं बताया कि बैलेंस शीट, खैर हमने जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसमें यही होगा कि यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, नाउ वन बाय वन वी स्टार्ट विद इट। हम ट्रांजैक्शन ए पढ़ते हैं, देखते हैं और देखते हैं ट्रांजैक्शन ए जो है वो क्या वो इनकम स्टेटमेंट के हवाले से है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कॉलम इनकम स्टेटमेंट के हवाले से जो है वो बना दिए हैं। रेवेन्यू, और रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को हम लेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेट इनकम आ जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि रेवेन्यू में कौन कौन से आइटम्स आते हैं और एक्सपेंसेस में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। सो द फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज ओके, सबसे पहले तो इसकी चलें ये जो टाइटल है ये देख लेते हैं। Marinda Wright started a Wright Consulting, a new business, and completed the following transaction during its first year of operation. So here the name of the business is Wright Consulting. Wright Consulting is the name of the business. So Marinda Wright started Wright Consulting. Marinda Wright is the name of the owner. A new business completed the following transaction during its first year. So अब completely हमें जो है वो इसका head बनाना है और हेड बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप जो है वो कंपनी का नाम मेंशन करेंगे, राइट कंसल्टिंग। एंड सिमिलरली फॉर, अब क्योंकि ये ईयर के लिए, ये एक ईयर की बात कर रहा है तो फॉर द ईयर एंडेड अब हम दिसंबर की बात यहां पे करेंगे, दिसंबर 31, 2000। ठीक है, ये हमने एक कंप्लीट जो है वो हेड बना लिया यहां पर और इसको प्रॉपर आप बेशक इसको ऐसे मिड में ले आए, या इसको यहाँ ले जाएं या इसको बस ऐसे ही मैनेज कर लें चलें, क्योंकि कॉलम्स जो हैं वो भी इधर उधर हुए हैं। ओके, तो इस तरह से आपने इसका सबसे पहले हेड डिजाइन करना है। यू हैव टू फर्स्ट डिजाइन द हेड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट। आप कोई भी इसको कलर दे दें ताकि ये डिफ्रेंशिएट किया जा सके इसको। ठीक है, और इसको बेशक आप कंप्लीटली इस तरह से इसका हेड डिजाइन कर सकते हैं। ओके, देन अब हमने ये देखना है राइट कंसल्टिंग इज द नेम ऑफ द बिजनेस। देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू मेक इज द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2000। आगे ईयर हमें पता नहीं है। ओके, रेवेन्यू की सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर ए है, मिस्टर राइट इन्वेस्ट $60,000 कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड $30,000 इन द बिजनेस। 60,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश इन्वेस्टमेंट हुई है और ऑफिस इक्विपमेंट में 30,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये दोनों आइटम्स तो जो हैं वो इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर है, ये ऑनर इक्विटी का आइटम है और बैलेंस शीट का आइटम है जहाँ पे इक्विटी के अंदर हम ये मेंशन करेंगे। ठीक हो गया, $60,000 एंड $30,000। सो इसका इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं है। परचेज और $3 लाख बिल्डिंग टू यूज एन as an office. Wright paid $50,000 in cash and signed a note payable promising to pay $250,000 balance over the next 10 years. So the price of the building is 3 lakh. डाउन पेमेंट जो है वो इस बिल्डिंग के लिए हुई है 50,000 की और 2.5 लाख जो है वो भी नोट्स पेबल इशू कर दी है, मींस लोन ले लिया है फ्रॉम द बैंक एंड ये भी लॉन्ग टर्म पेमेंट है। लोन ले लिया है ऑन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन ये बात है कि क्योंकि नोट्स पेबल है तो नोट्स पेबल में मैंने आपको बताया था कि इट्स अ लोन जो आपने इंटरेस्ट पे लिया हुआ है। तो अब ये 2.5 लाख का लोन ले लिया है, 3 लाख की बिल्डिंग है, 50,000 की डाउन पेमेंट है, 2.5 लाख का लोन ले लिया है। ठीक है, ये भी आइटम जो है ये बैलेंस शीट का है, ये इसका हम इनकम स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। सी
परचेज एन ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ $6,000 कैश। अब ये $6,000 का जो है वो कैश परचेज, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए हैं और ऑन कैश किए हैं। तो ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट है और कैश भी एक एसेट है, सो कैश रिड्यूस होगा और ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज होंगे बैलेंस शीट के अंदर। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज $4,000 ऑफ ऑफिस सप्लाईज एंड $1,000 ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। $4,000 की ऑफिस सप्लाईज परचेज किए हैं और $1,000 के ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए हैं क्रेडिट पर। अब यहां पर साथ ये मेंशन नहीं है कि ये नोट्स पेबल है या अकाउंट्स पेबल है। तो नोट्स पेबल के साथ याद रखिएगा कि नोट्स पेबल मेंशन्ड होता है। जैसे एक बिल्डिंग परचेज करने के केस में साथ में नोट्स पेबल मेंशन्ड था, लेकिन यहां पर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ इसे। ठीक हो गया। नंबर डी के अंदर they have purchased $4,000 of office supplies and $1,000 of office equipment on credit. So they have not mentioned कि ये नोट्स है या अकाउंट है, तो हम इसको अकाउंट्स पेबल कंसिडर करते हैं। क्योंकि नोट्स के जब इंटरेस्ट पे लोन लिया जाता है तो उस पर वो वाज़ह तौर पे उसको मेंशन करेगा कि ये जो लोन लिया गया है ये इंटरेस्ट पर लिया गया है, तो वो नोट्स पेबल ही होगा। लेकिन जब वो कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा तो इसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि ये जो है वो अकाउंट्स पेबल है। तो अब इन्होंने ऑफिस सप्लाईज परचेज किए हैं और ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए हैं क्रेडिट पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑफिस सप्लाईज भी लेकर आ गए, ऑफिस इक्विपमेंट भी लेकर आ गए और अभी इन्होंने पेमेंट नहीं की। तो पेमेंट नहीं की, सो इट्स मीन के इट्स एन अकाउंट्स पेबल फॉर राइट कंसल्टिंग। सो दिस इज ऑल्सो एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। ये भी बैलेंस शीट का आइटम है। इसके भी इनकम स्टेटमेंट में कोई जो है वो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, नंबर ई, paid a local newspaper $1,000 cash for printing an announcement of the office opening। ऑफिस की ओपनिंग करने की जी हमने अनाउंसमेंट जो है वो करनी थी और उसके लिए हमने न्यूज़पेपर में जो है वो एक एडवर्टाइज किया है उसको। सो नाउ व्हाट इज दिस $1,000 फॉर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग। दिस इज बेसिकली एन एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस है, ये बेसिकली आपने एक्सपेंस बियर किया है। ठीक हो गया। वो सब एसेट्स थे। ऑफिस सप्लाईज आर एसेट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स आर एसेट्स, बिल्डिंग इज अ एसेट। ये तमाम एसेट्स थे जो इससे ऊपर बात हो रही थी। लेकिन ये जो आपने अब बियर किया है, ये आपने कोई एसेट नहीं बनाया बल्कि आपने एक एक्सपेंस बियर किया है न्यूज़पेपर के अंदर जो प्रिंटिंग कर रहे हैं आप। तो अब यहां पर हम मेंशन करेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। ठीक है जी, यहां पर आप मेंशन करेंगे जी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को, और अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो आप मेंशन करेंगे यहां पर। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो आप मेंशन करेंगे, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितने का है जी? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो है आपका $1,000। ये देखिए $1,000। इसके साथ बेशक आप ब्रैकेट लगा दें अगर, तो ये ज़्यादा काम आसान हो जाएगा कि चलें ये कंसिडर ही फिर नेगेटिव बैलेंस के साथ होगा, बाद में हम सिर्फ इसको ऐड करेंगे। ठीक हो गया। ये देखें कितना आसान सा काम है। ओके, अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ क्लाइंट एंड बिल्ड दैट क्लाइंट फॉर $4,000 फॉर द सर्विसेज। बिलिंग की है आपने। देखें अब ये जो राइट कंसल्टिंग इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, इट्स अ बेसिकली कंसल्टेंट, दिस इज अ कंसल्टेंट फॉर्म, दे प्रोवाइड द कंसल्टेशन। सो इन्होंने जो फर्स्ट सेल्स की, अब ये इनकी सेल्स नहीं है बल्कि ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन्होंने ये को फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं क्लाइंट्स के लिए। तो अब इन्होंने अपने पहले क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाया और उसको बिल बना के दे दिया जी $4,000 का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, इन्होंने सर्विसेज दी हैं और उसके बिहाफ पे $4,000 की सर्विसेज इन्होंने दी हैं, लेकिन इन्होंने अभी कैश में पेमेंट रिसीव नहीं की बल्कि सिर्फ बिल बना के दिया। तो हम इसको क्या कहते थे जी? हम इसको कहते थे अकाउंट रिसीवेबल। मैं थोड़ा सा इनको अब जो है वो मिनिमाइज करके जरा इसको मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि ज्यादा कॉलम्स जो है वो यूज ना हो। चलें यहाँ तक कॉलम यूज हो भी गए तो इश्यू नहीं है। रिसीवेबल कर देते हैं इसको।
RECEI, receivable, ठीक है। This is an account receivable. So what is the amount of account receivable? Account receivable is basically $4,000. ठीक हो गया ये बात। अब ये अकाउंट रिसीवेबल, दिस इज एन अकाउंट रिसीवेबल। फाइनेंशियल प्लान बनाया एक किसी क्लाइंट के लिए, सर्विसेज दी और उस क्लाइंट को बिल बना के दिया $4,000 का, तो इसका मतलब है पैसे अभी हमें मिले नहीं है। तो जो पैसे हमें मिलने हैं उसको हम क्या कहेंगे जी, रिसीवेबल फॉर अस, दैट इज अ रिसीवेबल। जो पैसे अभी हमें रिसीव करने हैं वो हम उनको रिसीवेबल कहते हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में समझाई थी। फिर भी अगर आपको समझ ना आए सो यू कैन कमेंट, आप इधर गूगल क्लासरूम में मुझे कमेंट करें या बेशक व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करें, और जो भी आपका प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जी, डिजाइन अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अनदर क्लाइंट एंड इमीडिएटली कलेक्टेड $8,000 कैश फी। सो नाउ यू हैव मेक द सर्विसेज ऑन कैश। अब आपने कैश पे सर्विसेज दी हैं और कैश पे आपने सर्विसेज दी हैं जी 8,000 की, $8,000। ठीक हो गई बात यहां तक, ठीक हो गया ना। 8,000 की आपने जो सर्विसेज दी हैं तो वो ऑन कैश दी। यहाँ पे सबके साथ ही कॉमा लगा होगा तो इसके साथ भी कॉमा लगा देते हैं। चलिए ये अब इसके साथ डॉलर का साइन भी लगाना फिर जरूरी हो जाएगा। चलिए डॉलर का साइन लगा देते हैं ताकि फिर आसानी हो जाएगी। ओके, चलो उसने खुद ही कंसिडर कर लिया इसको डॉलर, क्योंकि डॉलर का साइन वंस वो लगा रहा है उसके बाद वो नहीं कंसिडर नहीं करेगा इसको। ओके, सो जी, design a financial plan for another client and immediately collected and 8,000 कैश फी। अब इसने जो इस बार जो सेल्स की हैं, जो सर्विसेज दी हैं, फाइनेंशियल प्लान बनाया किसी और क्लाइंट के लिए, तो उस क्लाइंट ने इसको कैश पे पेमेंट कर दी है। ठीक हो गया जी, 8,000 इसको कैश रिसीव हो गया। इस दूसरे क्लाइंट ने इसको कैश पे पेमेंट की। पिछले जो क्लाइंट था उसने इसको 4,000 की पेमेंट कैश पे नहीं की थी, वो पेमेंट इनको नहीं हुई। ठीक हो गई बात। चलें अब आगे चलते हैं। मिस्टर राइट, मरिंडा राइट, सॉरी नॉट मिस्टर राइट, मरिंडा राइट withdraw $1,800 कैश फ्रॉम द कंपनी बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल यूज। दिस इज द विड्रॉ। सो ये मैंने आपको कहा था जब भी विड्रॉ होगा तो ये जो है ये ऑनर इक्विटी से लेस होगा। ये अब ऑनर इक्विटी का जो है वो ट्रांजैक्शन है। दिस ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, जब स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी बना रहे होंगे तो उसमें से हम $1,800 को लेस कर देंगे। आई received $3,000 partial cash payment from the client described in transaction F। ट्रांजैक्शन F में जी जिस क्लाइंट ने हमें 4,000 पे करने थे उस क्लाइंट ने हमें 3,000 पे कर दिए पार्शियल कैश पेमेंट। तो इट्स मीन के कैश में अब हमारे पास 3,000 हम रिसीव कर चुके हैं। टोटल अकाउंट रिसीवेबल्स कितने थे जी, 4,000 के। ठीक हो गया, 4,000 मिलना था ना यहां से हमें। सो टोटल अकाउंट रिसीवेबल वाज 4,000 from which we have received $3,000। अब हम कहेंगे जी कैश में हमने रिसीव कर लिया $3,000, कैश में $3,000 रिसीव हो गया है। सो कैश पे हमें रिसीव हो गए हैं $3,000। तो इसका मतलब ये हुआ जब 3,000 मिल गए हैं तो यहाँ पे तो फिर 1,000 रह गया ना, क्योंकि 4,000 की टोटल सेल्स थी तो 4,000 में से अब हमें रिसीव हो चुका है। ठीक हो गया ना। देखे ना, 4,000 की टोटल सेल्स हुई थी एफ वाले क्लाइंट से,
जो ट्रांजैक्शन एफ में जो क्लाइंट है उसे 4000 की हमें सेल्स हुई थी, तो 4000 में से 3000 उस क्लाइंट ने पेमेंट कर दी है, तो इट्स मीन 1000 रिमेनिंग। तो 1000 अभी हमें मिलना है, तो वो अकाउंट रिसीवेबल है हमारे लिए। 3000 हमें मिल चुका है। ठीक हो गई बात यहाँ तक? यहाँ तक ठीक हो गई बात? ठीक है जी, यहाँ से ऐसा करते हैं कि ये जरा डिलीट ही कर देते हैं ताकि ये मिनिमाइज हो जाए। हम जितना कम्पैक्ट जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। ओके, ये अंडरलाइन कर लिया हमने। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज मेड $500 कैश पेमेंट ऑन द इक्विपमेंट परचेज इन ट्रांजैक्शन डी। ट्रांजैक्शन डी में जी हमने जो इक्विपमेंट परचेज किए थे उसके लिए $500 की पेमेंट कर दी। ट्रांजैक्शन डी में हमने 4000 की ऑफिस सप्लाईज परचेज की थी और 1000 के इक्विपमेंट परचेज किए थे। तो वो कह रहा है जी ये जो 1000 के इक्विपमेंट परचेज किए थे इसकी 500 पेमेंट हो गई है। 5000 वी हैव पेड फॉर दीज इक्विपमेंट, सो दिस ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की ट्रांजैक्शन है, जब बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो फिर हम इसको देख रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी आपकी के, दैट इज पेड $2500 कैश फॉर द ऑफिस सेक्रेटरी वेजेस। ये क्या था जी? वेजेस क्या थे? मैंने आपको कहा था सैलरीज, वेजेस, डेप्रिसिएशन, यूटिलिटी बिल्स, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस एंड दी सॉर्ट ऑफ, ये तमाम एक्सपेंसेस हैं। सो दीज वेजेस आर एक्सपेंसेस। ये जो 2500 का कैश पेमेंट हुई है फॉर ऑफिस सेक्रेटरी, दिस इज एन एक्सपेंस। मैंने आपसे ये कहा था कि जो भी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आप एक्सपेंस, उसके ऊपर जो आपको पेमेंट करनी पड़ रही है वो उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो एम्प्लॉयज को सैलरीज और वेजेस दिए जाते हैं वो बेसिकली एक्सपेंस है। जो यूटिलिटी बिल आप बियर कर रहे हैं वो भी एक्सपेंस है। तो जो ये वेजेस जो हो गए, वेजेस एक्सपेंस, कितना हो गया जी? डॉलर नेगेटिव बैलेंस डॉलर 2500 bracket close. So these are the negative balance. So now what is the net income? नेट इनकम कितनी होगी? नेट इनकम होगी जी आपके पास इक्वल्स टू का साइन लगाएं और इन सब को ऐड कर दें। दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस 8500। ठीक हो गया? 8500 इज बेसिकली, हमने सबको ऐड कर दिया। आप ये देख सकते हैं मैंने P10, P11, P12, P14, P15 सबको ऐड कर दिया। सबको ऐड क्योंकि ये था ही नेगेटिव बैलेंस, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें से लेस हो गया। इन सब में से ये लेस हो गया। ये था ही कैश बैलेंस, तो इसको मैं डबल अंडरलाइन कर देता हूँ। ये डबल अंडरलाइन कर दिया मैंने। ठीक हो गया? इसको इनकम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, नेट इनकम को जरा हाईलाइट कर देते हैं इसको जरा। ये देखें, नाउ दिस इज योर इनकम स्टेटमेंट। ये अब आपकी इनकम स्टेटमेंट हो गई। यहां तक बात समझ गए आप लोग? उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। चलें, अच्छा इसमें एक और भी तरीका हो सकता है, मैंने, चलें अगर मैं यहां से मैं डिलीट कर रहा हूं उसको, आउटर कॉलम, एक इनर कॉलम आउटर कॉलम की भी मैंने बात की थी। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना हो गया जी, इज इक्वल, इन तीनों को ऐड करें, दिस वन प्लस प्लस दिस वन प्लस दिस वन, ताकि रेवेन्यू पता लगे ना कि है कितना। हमें तो पता ही नहीं है कि रेवेन्यू कितना है। ऐड किया जी 12000 का रेवेन्यू, बाकी 12000 का 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, बाकी रेवेन्यू जो है वो 12000 का। तो एक्सपेंसेस कितने थाउजेंड के हैं ये भी पता लग जाएंगे। दिस वन प्लस
दिस वन ऐड किया हमने तो 3500 के एक्सपेंसेस आ गए। अब हम नेट इनकम सिंपली क्या करेंगे, इज इक्वल टू 12,000 प्लस का साइन लगाएं और ये करें। तो अब ये हो गया थोड़ा सा इनर और आउटर कॉलम, ठीक होगा ना। ये थोड़ा सा हम इसको जरूर इनर और आउटर कॉलम को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कि जी इनर कॉलम में कौन सी अमाउंट आएगी और आउटर कॉलम। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इसको अंडरलाइन कर लें, डबल अंडरलाइन बल्कि सिंगल अंडरलाइन करें इसको भी, और फिर इसको डबल अंडरलाइन कर लें। तो ये थोड़ा सा मजीद कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। अब ये बात आपको क्लियर होगी इनर और आउटर कॉलम की, ठीक हो गई बात यहाँ तक। तो आई थिंक सो मैंने समझता किसी स्टूडेंट को कोई इशू होगा। यहाँ पे चले हम इसको अलग एक कलर दे देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का कलर नहीं हमने, बल्कि इसको अलग किस्म का कलर दे देते हैं ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए फ्रॉम द अदर वन। ये देखें अब ठीक हो गया यहाँ तक। अब आपकी जो है वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो बन गई है। चलें जी अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, ठीक होगा। चले मैं यहीं पे बना लेता हूँ, इससे आगे यहीं पे साथ ही बना लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम राइट कंसल्ट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड December 31st, ठीक है। यहीं पे साथ ही हमने बना ली। इसको भी एक अलग हम शक्ल देने की कोशिश करते हैं किसी डिफरेंट कलर के अंदर। यहाँ पे ये डिफरेंट कलर है और ये देखें, ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। चलें इसको भी हम ब्लॉक में भी इसको कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, क्या कहा था जी मैंने आपसे कि ऑनर्स इक्विटी के क्या क्या आइटम्स होते हैं। ऑनर्स इक्विटी में सबसे फर्स्ट होती है ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। ऑनर्स इन्वेस्टमेंट अगर कोई प्रीवियस बैलेंस पीछे मंथ का आ रहा हो, फर्ज करें कि नवंबर में भी ये कंपनी हुई होती, तो फिर अगर कोई प्रीवियस बैलेंस नहीं, सॉरी पिछले साल का अगर होता कि मतलब इससे पिछले साल को बैलेंस होता, तो मैं इससे पहले इससे ऊपर मेंशन करता बैलेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। लेकिन अब क्योंकि इसी साल की बात हो रही है तो सिर्फ हम इसमें ऑनर इन्वेस्टमेंट ही जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा इसको तो जरूरत नहीं है ये करने की, this must be the white color. Okay, the next one is the net income। फिर इसमें आप ऐड करेंगे, ऐड नेट इनकम, जो भी नेट इनकम आती है वो हम इसमें ऐड करते हैं। इसमें से हम लेस करेंगे विड्रॉ, जो भी ऑनर ने अमाउंट विड्रॉ की होगी वो हम इसमें से लेस कर देंगे। तो व्हाट इज एन ऑनर बैलेंस? ऑनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी $60,000 प्लस $30,000 फ्रॉम द इन द वेरी स्टार्ट। सो 90,000 की इन्वेस्टमेंट ऑनर ने की थी। 90,000 की इन्वेस्टमेंट ऑनर की तरफ से हो गई। इनकम स्टेटमेंट का जो बैलेंस है सीधा सीधा आप ऐसा करें कि इक्वल्स टू का साइन लगाएं और इस बैलेंस के ऊपर एंटर कर दें। एंटर करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इक्वल्स टू का साइन लगाया, इस अमाउंट के ऊपर क्लिक किया मैंने, एंटर करूंगा तो ये अमाउंट इधर आ जाएगी। ये अब ऐड हो गई है। अब हम यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे, दिस वन प्लस दिस वन। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 98,500। क्या किया हमने, सिंपल इनको ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऐड किया। सिंपल मैंने ऑनर्स इक्विटी ऑनर्स इन्वेस्टमेंट को 90,000 प्लस नेट इनकम को ऐड किया
8500 को तो 98,500 मेरे पास आ गया। अब विड्रॉ को लेस कर देंगे हम, इज इक्वल्स टू, सॉरी बल्कि ये नेगेटिव अमाउंट आप यहाँ पे कंसिडर करें, डॉलर विड्रॉ कितने का हुआ था जी, 1800 का विड्रॉ हुआ था। एच ट्रांजैक्शन के अंदर मिस्टर मिरिंडा राइट विड्रॉ डॉलर 1800 कैश, तो ऑनर ने विड्रॉ किया था 1800 कैश फ्रॉम द बिजनेस, सो इसको हम यहाँ से लेस कर देंगे 1800 को। सो ऑनर्स इक्विटी का बैलेंस कितना आ गया, ऑनर्स इक्विटी बैलेंस इज ऑनर्स इक्विटी का जो बैलेंस आया है, चले इसको ऑनर्स इक्विटी के बैलेंस फुल स्टेटमेंट नहीं देते, बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं कि बैलेंस को आगे से, ताकि एक ही कॉलम रहे हमारे पास, कॉलम एक ही रहेगा। ओके, सो इक्वल्स टू का साइन लगाएं, 98,000 प्लस 1800, तो ये लेस हो जाएगा इसमें से, और आपके पास आ गया 96,700 इज एन ऑनर्स इक्विटी। ये अब आपके पास ऑनर्स इक्विटी का बैलेंस आ गया, इसको मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसको भी हम एक डिफरेंट कलर दे देते हैं यहाँ पर, ताकि ये भी डिफरेंशिएट हो जाए कि दिस इज अ डिफरेंशिएटेड बैलेंस बेसिकली। ये देखें, ये एक डिफरेंशिएटेड, अब आपके पास हमने दो स्टेटमेंट्स इस वक्त बना ली हैं। सो अब मैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर के लेक्चर बना रहा हूँ, तो अभी यहाँ तक हमने जो है वो इस लेक्चर में देख लिया है कि हाउ टू मेड द इनकम स्टेटमेंट एंड हाउ टू मेड द स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर मैं बना रहा हूँ उसके अंदर फिर आपकी इसी क्वेश्चन के अंदर मैं बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट लेक्चर